Hello friends, this is Mohit Advocate, and today we will revise quickly the provisions of bailment in Indian Contract Act, which is provided under Chapter 9 of Indian Contract Act from Section 148 to Section 181. So I will read all of the sections of bailment and describe and interpret and will describe the meaning of these sections to you in Hindi side by side. So I'm reading from my Indian Contract Act, Bail Act, and which I will side by side also do in Hindi translation for the very accurate meaning. Thank you. So section 148, bailment, bailer and bailee defined. A bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose. एक बेलमेंट जब होती है उसमें डिलीवरी होती है. जैसे किसी कार की डिलीवरी हुई सर्विस सेंटर पर, तो बेलमेंट में डिलीवरी करी, तो ये डिलीवरी होती है बेलमेंट में. फॉर सम पर्पस, किसी कार्य के लिए कार में सर्विस करवानी है, तो बेलमेंट का पर्पस क्या हुआ? कार की सर्विस. अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिस्ड. और बेलमेंट भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, एक अनुबंध ही होता है, जिसमें क्या होता है? व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिस्ड, जब सर्विस पूरी हो जाएगी, जब पर्पस, जिस काम के लिए वो वस्तु आपको दी थी, वो गुड्स डिलीवर किए थे, जब उसका पर्पस पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग दैम. तो उस वस्तु को या तो वापस डिलीवर कर दिया जाएगा जिसने आपको वो वस्तु दी थी, या फिर उस वस्तु को डिस्पोज ऑफ, या तो जिसने उस वस्तु को, उस गुड्स को आपको दिए थे, उसके कहने पर वो डिस्पोज ऑफ, वो कैसे भी आप खारिज कर दोगे उनको, मतलब कैसे भी डिस्पोज ऑफ कर दोगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग दैम. और उस पर्सन के निर्देश पर जो उनको डिलीवर कर रहा है उन गुड्स को, उस वस्तु को. द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर. जिस व्यक्ति ने गुड्स को, उन वस्तु को डिलीवर किया है किसी व्यक्ति को, उसको बोलते हैं बेलर. द पर्सन टू होम दे आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड द बेली. और एक व्यक्ति जिसको वह गुड्स प्राप्त हुए हैं उसको बोलते हैं हम बेली. ओके, सो एक्सप्लेनेशन इज सेइंग इफ द पर्सन इज ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट्स टू होल्ड देम एज अ बेली. अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी व्यक्ति के गुड्स, वस्तु के पोजेशन में है, उस मालिक कोई और है लेकिन पोजेशन किसी और व्यक्ति के पास है, सो और उसने अनुबंध में वो गुड्स होल्ड करे हुए हैं, अपने पास रखे हुए हैं, सो ये कह रहा है ही देयर बाय बिकम्स द बेली. तो कह रहा है वो व्यक्ति जिसके पास वो गुड्स ऑलरेडी हैं किसी और के, वो बेली बन जाता है. एंड द ओनर बिकम्स द बेलर. और जिसके वो गुड्स हैं, वस्तु हैं, वो बेलर बन जाता है. ऑल्दो दे मे नॉट हैव बीन डिलीवर्ड बाय द वे ऑफ बेलमेंट. परंतु ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है इस एक्सप्लेनेशन के तहत कि जो गुड्स की डिलीवरी हुई है वो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के तहत हुई हो, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है. ये सिंपल सी ये बात बोल रहा है, नो प्रॉब्लम स्टिल बेलमेंट इज़ डन. अगर पहले से ही जो जिन गुड्स की बेलमेंट होनी वो पहले से ही बेली के पास है और वो बेलर के हैं और वो ओनर के हैं, सो किस बात का कॉन्ट्रैक्ट, वो पहले ही एज अ बेली उनको डील करेगा उन गुड्स के साथ. ओके, सो नाउ सेक्शन 149, डिलीवरी टू बेली हाउ मेड. बेली को डिलीवरी कैसे देगा बेलर? सो द डिलीवरी टू द बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द intended बेली or of any person authorized to hold them on his behalf. So it's saying the delivery to the बेली may be made by doing anything. एक बेली को डिलीवरी कैसे हो सकती है? कुछ भी करके हो सकती है, कोई भी एक्शंस, कोई भी कार्य करके. विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन. और उस कार्य का क्या नतीजा निकलेगा जो आपने किया? कि नतीजा ये निकलेगा कि गुड्स, जो वस्तु हैं, वो बेली की पोजेशन में चली जाएंगी, वो वस्तु बेली के अंडर कंट्रोल चली जाएंगी, उसके पोजेशन में चली जाएंगी. ऑफ द इंटेंडेड बेली, जो भी इंटेंडेड बेली, जिसकी आपने इंटेंशन बनाई हुई है कि हाँ इसी को मेरे को सामान देना, अपनी वस्तु देनी है, सो इंटेंशन भी यहाँ जरूरी है. और ऑफ एनी पर्सन ऑथराइज टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ, या बेली के बिहाफ पे कोई व्यक्ति है. बेली फॉर एग्जांपल बेली एक होंडाई कंपनी है, हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होंडाई कंपनी के साथ करते हैं क्योंकि हमारी कार होंडाई की, हमें उनसे सर्विस करवानी है. सो बेली ने, जो मेन बेली है, उन्होंने कोई एक व्यक्ति भेज दिया हमारे घर पे कार की डिलीवरी, मतलब लेने के लिए, कि जाओ उस घर से उनकी कार ले आओ और सर्विस सेंटर पे आप ले आओ. सो ये बेली का व्यक्ति हुआ, तो हमने उसको डिलीवरी दी थी, उस व्यक्ति को, जो कार हमारे घर से ले जाके वहाँ सर्विस सेंटर पे देगा. सो कह रहा है डिलीवरी ऐसे भी हो सकती है गुड्स की. सो सेक्शन 150, बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड. सो ये कह रहा है बेलर की
हर बेलर का हर वह दायित्व है कि अगर आपके वस्तु में कोई फॉल्ट है, कोई कमी है, तो वो आप डिस्क्लोज करेंगे, वो आप बताएंगे किसको, बेली को। ये सेक्शन 150 बोल रहा है। सो इट्स सेइंग द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड। कह रहा है बेलर का दायित्व है और वो बाउंड है सही तरह से बताने का कि जो गुड्स बेल्ड किए गए हैं, जो वस्तु बेल्ड की गई है, उनमें क्या क्या डिफेक्ट्स हैं। सो ऑफ विच द बेलर इज अवेयर, और जिसके बारे में, जिसके वो गुड्स है, जिसकी वो वस्तु है, उसको पता है कि इसमें क्या क्या डिफॉल्ट्स हैं। एंड विच मटेरियली इंटरफेयर विद द यूज़ ऑफ देम, और कह रहा है वो ऐसे फॉल्ट हैं कि अगर बेली उन्हें यूज़ करेगा तो उसको 100% पता लग जाएगा, क्योंकि ये वो अहम फॉल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉल्ट्स हैं। और एक्सपोज द बेली टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क, और बेली को, जिसके पास वो गुड्स आएंगे, उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर देंगे और उसको बहुत ही ज़्यादा खतरा आ जाएगा, ऐसे अगर आप नहीं बताओगे कि आपके गुड्स में डिफ़ॉल्ट है। एंड इफ़ ही डज नॉट मेक सच डिस्क्लोजर ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज अराइजिंग टू द बेली डायरेक्टली फ्रॉम सच फॉल्ट्स। और बोलता है अगर बेलर अपने गुड्स के बारे में नहीं बताता है कि इसमें ये डिफ़ॉल्ट है, ये खराबी है, सो कह रहा है जो बेली को फिर आने वाले नुकसान होगा उन गुड्स की वजह से, सो कह रहा है किसकी जिम्मेवारी होगी उसको देना, वो कह रहा है उसकी जिम्मेवारी होगी बेलर की। वो अब बेली को सारे उसके जो खर्चे होंगे, जो उसको नुकसान होगा उस डिफ़ॉल्टेड गुड्स की वजह से, वो बेलर बेली को देगा। अब नाउ पैरा 2 ऑफ सेक्शन 150, इफ़ सच गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, इट्स सेइंग अगर ऐसी ऐसे ऐसे वस्तु बेल की गई है किराए के लिए, हायर के लिए, रेंट पे, द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज। तो कह रहा है ऐसे में अगर किराए पे भी हायर की गई है, किराए के लिए ली गई है वो वस्तु, तो ऐसे में भी बेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा उन नुकसान के लिए, वेदर ही वॉज और नॉट अवेयर। सो कोई मायने नहीं रखता कि बेलर को उन किराए का जो वस्तु दी गई है उसके बारे में, डिफ़ॉल्ट के बारे में पता था या नहीं पता था। कह रहा है कोई मायने नहीं रखता। ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच फॉल्ट्स इन द गुड बेल्ड, उन गुड्स में ऐसे उन वस्तुओं में ऐसे फॉल्ट का होने का अगर बेलर को पता था नहीं पता था, कोई मायने नहीं रखेगा, तब भी बेलर ही रेस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई वस्तुएं हायर पे, किराए पे दी गई हैं किसी बेली को। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम गोवा जाते हैं तो हम वहाँ पे स्कूटी ले लेते हैं रेंट पे घूमने के लिए। सो अगर उस स्कूटी में होंडा की जो स्कूटी लेते हैं उसमें अगर कोई फॉल्ट है और अगर हमारे चोट लग जाती है उस फॉल्ट के कारण, हम बेली हो गए, हम उन्हें किराए पे लेते स्कूटी को, तो अगर हमें कोई चोट लग जाती तो हमारी चोट के डैमेजेस देने के लिए बेलर रेस्पॉन्सिबल, वो स्कूटी का मालिक जिसने हमें किराए पे दी थी। ये पैरा 2 ऑफ सेक्शन 150 यही बात करता है। अब सेक्शन 151, केयर टू बी टेकन बाय बेली। अब बोल रहा है कि कैसी केयर बेली उन गुड्स की जो बेल्ड किए गए हैं उनकी कैसे देखभाल करेगा, केयर कैसे करेगा, ये सेक्शन 151 रूल बताता है। इन ऑल केसेज ऑफ बेलमेंट द बेली इज बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड टू हिम एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड। सो कह रहा है हर मुकदमों में जो भी हर केसेस हैं, जो भी बेलमेंट के केसेस होंगे, सो बेली का दायित्व है, वो बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है, वो उतनी उनकी देखभाल करेगा उन गुड्स की जितना कि एक आम आदमी, एक कॉमन बुद्धि का व्यक्ति अपने वस्तु की करता। ऐसे केस में वुड अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, ऐसे हालातों में वो कॉमन व्यक्ति, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, अपने गुड्स की देखभाल करता, वो बेली भी उन गुड्स की जो बेल्ड किए गए हैं उनकी ऐसे ही देखभाल करेगा। टेक ऑफ हिज ओन गुड्स ऑफ द सेम बल्क, और जैसा कि वो मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस अपने इतने ही क्वांटिटी के बल्क में जो उनके टेक केयर करता, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम क्वांटिटी के हो, क्वालिटी, उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रखता, एंड वैल्यू एज अ गुड्स बेल्ड, और वो उसकी वैल्यू जैसे कि वो है वैसे ही रखेगा, ये भी उसकी ड्यूटी है, किसकी, बेली की। ओके, अब नाउ सेक्शन 152, इट्स सेइंग बेली व्हेन नॉट लाइबल फॉर लॉस एटसेट्रा फॉर थिंग बेल्ड। कह रहा है बेली की कब जिम्मेवारी नहीं बनेगी, जब जो गुड्स बेल्ड पे रखे गए उनमें कोई नुकसान हो जाता है। तो इट्स सेइंग द बेली इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। कह रहा है बेली अगर कोई स्पेशल अनुबंध नहीं है इस विषय में, तो कह रहा है कोई जिम्मेवार नहीं है, कोई बेली की जिम्मेवारी नहीं है अगर उसको कोई लॉस हो जाता है तो गुड्स को, डिस्ट्रक्शन, अगर वो तबाह हो जाती हैं तो गुड्स, और डेटीरियोरेशन ऑफ द थिंग्स बेल्ड, या वो खराब हो जाते हैं गुड्स, वो वस्तु, इफ़ ही हैज़ टेकन द अमाउंट ऑफ केयर ऑफ इट डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 1 अगर बेली ने वो सारी टेक केयर, उनकी परवाह करी थी उन गुड्स की
सो कह रहा है 152 क्लियरली बोल रहा है अगर सारी परवाह बेली ने की थी और वो प्रूव कर देता कि मैंने तो ये भी किया था और ये भी किया था, मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए थे, सो बेली की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी, कोई जिम्मेवारी नहीं बनेगी. इट्स सेक्शन 152 इज सेइंग दैट मच ओनली. नाउ सेक्शन 153, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद कंडीशंस. अब सेक्शन 153 बोल रहा है रद्द हो जाएंगे, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा. किसकी वजह से? बेली के कुछ ऐसे कार्यों की वजह से जो बेलमेंट के अनुबंध से बिल्कुल अपोजिट है, इनकंसिस्टेंट है, बिल्कुल ही मेल नहीं खा रहे हैं. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर. सो बोल रहा है जो बेलमेंट का अनुबंध है सो वो वॉइडेबल है. वॉइडेबल मीन्स वैलिड अंटिल अवॉइडेड, जब तक चल रहा है जब तक ठीक है, जिस दिन पसंद नहीं आया तो उस दिन ही रद्द करवा दिया. इट इज़ कॉल्ड वॉइडेबल. सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर. एक अनुबंध जो बेलमेंट का है वो किसके ऑप्शन पे, किसके इशारों पर वॉइडेबल है? बेलर के इशारों पर. इफ़ द बेली डज एनी एक्ट विद रिगार्ड टू द गुड्स बेल्ड, अगर बेली जिसको वस्तु दी हुई है वो कोई ऐसा कार्य करता है किस संदर्भ में? उन गुड्स के संदर्भ में जो उसको बेल्ड किए गए हैं. इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट, कह रहा है जो शर्तें थी बेलमेंट की उनसे बिल्कुल विपरीत कोई कार्य करता है बेली, तो बेलर के ऑप्शन पर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध रद्द हो जाएगा. दिस इज 153 सेइंग. सेक्शन 154, लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स बेल्ड. अब बेली की क्या दायित्व है, उसकी क्या लाइबिलिटी है अगर वो किसी और को गुड्स वस्तुएं दे देता है यूज़ करने के लिए. सो इट्स सेइंग 154, इफ़ द बेली मेक्स एनी यूज़ ऑफ द गुड्स बेल्ड विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस. सो इट्स सेइंग अगर बेली जिसको गुड्स दिए हैं आपने वो उन गुड्स का उन वस्तुओं का ऐसा इस्तेमाल करता है जो कि शर्तों में बिल्कुल नहीं था, बेलर ने ऐसी शर्तों को बिल्कुल मंजूर नहीं किया, तुम ऐसे इस्तेमाल करोगे मेरे वस्तु को, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऑफ द बेलमेंट, और वो कोई कंडीशन, वो कोई शर्त नहीं थी बेलमेंट की. ही इज़ लाइबल टू मेक कॉम्पनसेशन टू द बेलर फॉर एनी डैमेज अराइजिंग टू द गुड्स. अब वो बेली अगर उनको गुड्स को ऐसा अनऑथराइज यूज़ करने के, जो बेलर ने बोला नहीं होता ऐसा करो, अरे ऐसा मत करना मेरे गुड्स के लिए, सो अगर फिर भी बेली ने कोई अनऑथराइज यूज़ किया, इस्तेमाल किया उन गुड्स का, सो बेली बेलर को कंपनसेशन, मुआवजा देगा ऐसा करने के लिए अगर कोई उत्पन्न हुआ, कोई डैमेज, कोई नुकसान उत्पन्न हुआ उन वस्तुओं में. फ्रॉम और ड्यूरिंग सच यूज़ ऑफ देम, अगर जब वो इस्तेमाल करता उन गुड्स का तब कोई नुकसान उत्पन्न हुआ और यूज़ करते वक्त कोई नुकसान उत्पन्न हुआ तो बेली बेलर को डैमेजेस देगा, कंपनसेशन देगा, मुआवजा देगा. दिस इज सेक्शन 154. एंड नाउ सेक्शन 155 इज सेइंग इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद बेलर्स कंसेंट ऑफ हिज गुड्स विद बेली. कह रहा है अगर नतीजा क्या निकलेगा, अगर बेलर जिसने गुड्स वस्तु अपनी दी है उसके सहमति से ही मिक्सचर हो गया, मतलब जो उसके गुड्स थे और जो बेली के गुड्स थे उनमें मिक्सअप हो गया, वो उनमें दोनों मिल गए हैं दोनों आपस में, बेलर के गुड्स भी और बेली के गुड्स भी, तो क्या होगा? ये सेक्शन 155 रूल्स बता रहा है. सो इट्स सेइंग इफ द बेली विद द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्सेस द गुड्स ऑफ द बेलर विद हिज ओन गुड्स. सो बोल रहा है कि जो बेली जिसको आपने गुड्स दिए थे, वो जिसके वो गुड्स थे, बेलर के कंसेंट से, सहमति से अपने गुड्स और बेलर के गुड्स, बेलर दोनों के गुड्स आपस में मिला देता है. कौन? मिक्स कर देता है. कौन? बेली. सो इट्स सेइंग द बेलर एंड द बेली शैल हैव एन इंटरेस्ट. सो कह रहा है दोनों का भी हित होगा उन गुड्स में, जो मिक्सअप होके नतीजा निकलेगा वो उन गुड्स का, कह रहा है दोनों का अब उनमें इंटरेस्ट होगा, उन गुड्स में हित होगा. इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स, और कितना होगा? जितना जितना उनका भाग निकलेगा उस मिक्सअप में. इन द मिक्सचर दस प्रोड्यूस, जो भी मिक्सचर में प्रोड्यूस हुआ, जो एंड रिजल्ट लिखा है उस मिक्सचर का, अब दोनों का इंटरेस्ट होगा, बेलर का भी और बेली का. दिस इज सेक्शन 155 इज सेइंग. एंड सेक्शन 156 इज सेइंग effect of mixture without baler's consent when the goods can be separated. कह रहा है उस नतीजे का क्या इफेक्ट निकलेगा जब मिक्सअप तो हो गया है लेकिन वो मिक्सअप बेली ने ऐसे ही कर दिया, बेलर की कोई कंसेंट नहीं ली, कोई सहमति नहीं ली, और लेकिन वो अगर जो मिक्सअप हुआ है वो सेपरेटेड, उसको मिक्सअप को अलग कर सकते हैं. ओके, जैसे एग्जांपल समझिए, 1000 नट्स जो कि ड्रिल मशीन के नट्स आते हैं, 1000 नट्स तो बेलर के थे और 1000 नट्स ही बेली के थे. अब वो दोनों पॉली बैग में रखे हुए थे, और पॉली बैग, और वो किसकी कस्टडी में थे? दोनों पॉली बैग बेली की कस्टडी में थे. और अब वो दोनों पॉली बैग फट जाते हैं और सारे जो वो नट्स होते हैं ड्रिलिंग मशीन के, वो सारे मिक्सअप हो जाते हैं. सो अब ये ड्रिलिंग मशीन के जितने भी वो नट्स हैं, क्या ये सेपरेटेबल हैं? ये सेपरेट किए जा सकते हैं कि ये बेलर के ये हो गए और बेली के ये हो गए, ये 1000 बेलर के, ये 1000? नहीं, वो नहीं किए जा सकते. सब
हर नट्स पे ना तो बेलर का नाम लिखा हुआ ना बेली का नाम लिखा हुआ, एक्यूरेट नहीं लिखा हुआ। सो यही 156 बोलता है इफ़ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर, कह रहा है जो बेली है जिसको गुड्स बेल किए गए हैं वो बिना सहमति की, किसके, बेलर की, मिक्स इज द गुड्स ऑफ द बेलर विद हिज ओन गुड्स, मिक्स कर लेता है, गोल मोल कर देता है बेलर के गुड्स किसके किसके वस्तुओं के साथ, अपनी वस्तुओं के साथ। एंड द गुड्स कैन बी सेपरेटेड और डिवाइडेड, और कह रहा है जो गुड्स गोल मोल हुए हैं, जिनका मिक्सचर हुआ है, उनको सेपरेट, उनको अलग किया जा सकता है और उनको विभाजित किया जा, डिवाइडेड किया जा सकता है। सो बोल रहा था प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन इन द पार्टी रिस्पेक्टिवली, तो कह रहा है जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है, प्रॉपर्टी इन गुड्स बोले तो ओनरशिप, उनका स्वामीपन, ओनरशिप इन उन वस्तुओं की रिस्पेक्टिवली किस पे रहेगी, उन दोनों पार्टीज की रहेगी, बेलर और बेली की। बट द बेली इज बाउंड टू बियर द एक्सपेंस ऑफ सेपरेशन और डिवीजन, तो कह रहा है लेकिन बेली उसकी गलती की वजह से वो दोनों बेलर और बेली का गुड्स वस्तुएं मिक्सअप हुई हैं। सो कह रहा है बेली ही अब बाउंड है, दायित्व है बेली का कि वो जो एक्सपेंसेस जो खर्चे होंगे उन वस्तुओं को सेपरेट करने में, उन नटों को सेपरेट करने में, उन नट्स को या कुछ भी और वस्तु जो मिक्सअप हुई हैं, सो कह रहा है वो सारा खर्चा बेली उठाएगा, बेलर कोई खर्चा नहीं उठाएगा एक सिंगल पेनी का भी। ओके, दिस इज सेक्शन 156। And section 157 is वही effect of mixture without baler's consent when the goods cannot be separated। अब 157 156 की बिल्कुल अपोजिट बात करता है, उसमें 156 में गुड सेपरेट हो सकते थे, 157 में गुड सेपरेट नहीं हो सकते। वो जो हमारा नट्स वाला एग्जांपल था वो मोर एक्यूरेटली 157 पे फिट बैठेगा। 156 में तो आप ले सकते हैं कोई लाइक लिक्विड मटेरियल है, कोई मिल्क का, कोई जूसेस का, कोई लिक्विड मटेरियल का आप ले सकते हो, जो सेपरेट नहीं हो सकते। 157 पे आप जो हमारा मैंने पहले एग्जांपल दिया नट्स वाला, जो ड्रिलिंग मशीन के नट्स है, वो 157 का परफेक्ट एग्जांपल है। अब नाउ 158 रीपेमेंट बाय बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस, कह रहा है बेलर रीपे करेगा क्या, जो ज़रूरती खर्चे हुए हैं उनको। सो कह रहा है वेयर बाय द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट द गुड्स आर टू बी केप्ट और टू बी कैरिड और हैव टू बी वर्क डन अपॉन देम बाय द बेली। कह रहा है अनुबंध, कह रहा है शर्तें ऐसी थी अनुबंध की, जो बेलमेंट का अनुबंध था कि उन वस्तुओं पे या बेली को उन वस्तुओं का तो रखे रखना था या कहीं लेके जाना था या उन वस्तुओं पे कोई काम करना था बेली को। सो कह रहा है एंड द बेली इज टू रिसीव नो रेमुनरेशन, और कह रहा है जिसको काम करना था ना उसको कोई आपको पैसे पूसे नहीं देने, नो रेमुनरेशन देना था। तो कह रहा था बेलर शैल रीपे टू द बेली, सो बोल रहा है जिसकी वो वस्तु थे तो बेलर बेली को रीपे करेगा, वापस देगा क्या, द नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम, जो भी बेली ने नेसेसरी जरूरतमंद खर्चे लगाए हैं उस वस्तु पे, उस सामान पे जो उस बेली ने खर्चे लगाए हैं फॉर द पर्पज ऑफ द बेलमेंट, उस बेलमेंट के अनुबंध के लिए जो भी वस्तु पे बेली ने खर्चे लगाए हैं वो अब बेलर बेली को वापस करेगा। और हालांकि कोई कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध में बेलमेंट के अनुबंध में कोई स्पेशल वो नहीं था, रेमुनरेशन का कोई क्लोज नहीं था, तब भी देगा। जनरल रूल 158 का ये बोलता है। अब 159 रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स लैंड ग्रेचुटसली, कह रहा है ऐसी वस्तुओं का वापस करना पड़ेगा, रिस्टोरेशन मतलब वापस देना पड़ेगा उसके स्वामी को अगर वो अपने लालच के लिए लैंड किए थे, मतलब दिए थे ग्रेचुटसली। ओके, नाउ 159 इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। एंड नाउ 160 रिटर्न ऑफ गुड्स बेल्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम ऑफ और एक्म्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस, कह रहा है वस्तुओं का वापस देना होगा जो कि वस्तुएं बेल्ड की गई थी और तब उनके समय की एक्सपायरेशन हो गई थी, बेल्ड जिस समय जो भी स्पेसिफाइड टाइम था बेलमेंट का उनका एक्सपायरेशन हो गई थी। और कह रहा है जिस पर्पस के लिए, जिस कारण के लिए वह गुड्स बेल्ड हुए थे उनकी एकम्प्लिश वह पर्पस फुलफिल हो गया। तो कह रहा है इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न, कह रहा है ये दायित्व है किसका, बेली का, कि वापस करे और डिलीवर अकॉर्डिंग टू द बेलीज डायरेक्शन। और क्या कह रहा है जैसा बेलर ने डायरेक्शन दिए, निर्देश दिए, उस हिसाब से डिलीवर करे। द गुड्स बेल्ड विदाउट डिमांड, तो कह रहा है जो गुड्स बेल्ड किए गए थे और क्या कह रहा है कि बेलर अब कोई डिमांड नहीं करेगा, उसने पहले ही वो कर चुका है कि ऐसे करना है, मेरे को डिलीवरी ऐसी देनी है या मेरे निर्देश पर उसको देनी है। एज सुन एज द टाइम फॉर विच देवर बेल्ड एज एक्सपायर्ड, तो कह रहा है बेली को तब की तब देनी पड़ेगी जब वो बेलमेंट का टाइम है वो ख़त्म हो गया है। और द पर्पस ऑफ विच दे वर बेल्ड हैज़ बीन एकम्प्लिश, और जो पर्पस है उस बेलमेंट का वो एकम्प्लिश हो गया, वो गुड्स का जो जिस पर्पस के लिए वो रखे गए थे वो ही एकम्प्लिश हो गया है। सो इट्स सेइंग गुड्स जो सामान था वो बेली को वापस देना पड़ेगा। और कह रहा है बेलर ने पहले ही बता दिया था कोई डिमांड नहीं करेगा वापस, जो पहले ही बेलमेंट के अनुबंध में कॉन्ट्रैक्ट में जो टाइम स्पेसिफाई हो गया था उस टाइम पर वापस कर देगा। सो इट इज़ सेक्शन 160। नाउ सेक्शन 161 इज सेइंग बेलीज रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटर्न, तो कह रहा है बेली की क्या जिम्मेवारी है अगर जो वस्तु हैं उनको वापस नहीं किया गया, तो जो बेलमेंट हुई थी जिनकी, कह रहा है इफ बाय द
फॉल्ट ऑफ द बेली द गुड्स आर नॉट रिटर्न। कह रहा है बेली ने कोई दिक्कतबाजी कर दी, कोई घपलेबाजी कर दी, बेली से गड़बड़ी हो गई और वो जो वस्तु है उनको वापस नहीं कर सका वो। सो कह रहा है डिलीवर्ड और टेंडर, ना तो डिलीवर हो सकी और ना डिलीवरी के लिए टेंडर मतलब रखी गई। एट द प्रॉपर टाइम, कह रहा है उचित समय पर, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर एनी लॉस। कह रहा है अब बेली की जिम्मेवारी है हर उस नुकसान की जो बेलर को होगा। डिस्ट्रक्शन से जो भी गुड्स को तबाह हुए हैं तो उनकी भी बेली की जिम्मेवारी है। और डेटीरियोरेशन, कह रहा है कोई और दिक्कतबाजी हुई है गुड्स को, कोई नुकसान हुआ है, द गुड्स फ्रॉम दैट टाइम, उस टाइम से, जिस टाइम से नुकसान हुआ है उस टाइम से अब बेली की जिम्मेवारी है, सारे कंपनसेशन मुआवजा देगा वो बेलर को। दिस इज 161 फॉर यू। एंड नाउ सेक्शन 162, टर्मिनेशन ऑफ ग्रेचुइटस बेलमेंट बाय डेथ। कह रहा है कोई रद्द हो जाएगी बेलमेंट अगर मृत्यु हो जाती है तो। 162 सेइंग अ ग्रेचुइटस बेलमेंट इज टर्मिनेटेड बाय द डेथ ईदर ऑफ द बेलर और द बेली। कह रहा है कोई ऐसी बेलमेंट थी जो सिर्फ फायदे के लिए थी, किसके, दोनों पार्टीज में से किसी भी फायदे के लिए, तो बोल रहा है वह बेलमेंट का अनुबंध रद्द हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा किसकी मृत्यु पर, अगर बेलर की मृत्यु हो जाती है या बेली की मृत्यु हो जाती है, दोनों में से किसी की, तो वो ग्रेचुइटस बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। दिस इज 162 फॉर यू। एंड नाउ 163, बेलर एंटाइटल टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड। सो कह रहा है बेलर हकदार है अगर कोई ज़्यादा मुनाफा, उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे ज़्यादा मुनाफा अगर बेली को होता है तो बेलर उसके लिए एंटाइटल है लेने के लिए। सो इट्स सेइंग इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। कह रहा है अगर ना उपस्थिति है किसी अनुबंध की इस विषय पर, इस 163 के जो मार्जिन हेडिंग है उसके विषय पर, द बेली इज बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर। तो कह रहा है बेली जिसको गुड्स दिए गए थे वो दायित्व है उसका कि बेलर को डिलीवर करे, दे क्या, और अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन, या बेलर की डायरेक्शन से क्या करे, एनी इंक्रीज और प्रॉफिट, जो भी उठा हुआ, जो भी इंक्रीज प्रॉफिट, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, कोई ऐसा प्रॉफिट हो गया उस वस्तु जो कि बेल्ड की गई थी उस वस्तु से, और प्रॉफिट कोई ऐसा लाभ हो गया विच में हैव अक्रूड फ्रॉम द गुड्स बेल्ड, और जो कि किससे मिला है, वो लाभ किससे मिला है, क्योंकि बेलर के उन गुड्स से, बेलर के उन वस्तु से जो कि बेली को बेल्ड की गई थी उनसे कोई बेली को लाभ मिला है, कोई इंक्रीज जो कि उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना लाभ मिल जाएगा। सो ये ड्यूटी है बेली की कि वो बेलर को सारे वो प्रॉफिट और इंक्रीज जो भी उनको मिला है वो बेलर को देगा। सॉरी। सो सेक्शन 164 इज सेइंग बेलर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। अब कह रहा है बेलर की क्या जिम्मेवारी होगी बेली के प्रति। इट्स सेइंग द बेलर इज रेस्पॉन्सिबल टू द बेली। कह रहा है बेलर की जिम्मेवारी होगी बेली के प्रति फॉर एनी लॉस विच द बेली मे सस्टेन्ड। कह रहा है कोई भी नुकसान अगर बेली को उठाना पड़ा बाय रीजन दैट द बेलर वॉज नॉट एंटाइटल टू मेक द बेलमेंट। किस वजह से कि बेलर जिसने गुड्स वस्तुओं की डिलीवरी दी थी वो तो एंटाइटल नहीं था, उसके पास कोई अधिकार नहीं था कि गुड्स की बेलमेंट करे, एंड और टू रिसीव बैक द गुड्स, या फिर उसके पास बेलर के पास कोई अधिकार नहीं था कि वो गुड्स की उन वस्तुओं की डिलीवरी वापस ले सके, रिटर्न ले उससे बेली से, और टू गिव डायरेक्शंस रिस्पेक्टिंग देम, या फिर उन गुड्स से जो वस्तु बेल की गई हैं उनके प्रति कोई निर्देश दे कि ऐसा करो, उनमें ऐसा करो, उसमें ऐसा काम करो। तो कह रहा है जो भी अब बेली को नुकसान उठाना पड़ा, सस्टेन करना पड़ा, तो वो अब बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसने गुड्स बेल किए थे वो बेली को मेक गुड करेगा, उसको देगा। अब नाउ सेक्शन 165 is the last section of this video. Next sections, remaining section we will continue in another video. Section 165 is saying bailment by several joint owners. कह रहा है बेलमेंट की है विभिन्न, एक ही वस्तु के बहुत सारे स्वामी हैं, मतलब मालिक हैं। इफ सेवरल जॉइंट ओनर्स ऑफ गुड्स बेल देम, कह रहा है अगर एक वस्तु के बहुत सारे सेवरल जॉइंट ओनर हैं, मतलब एक ही वस्तु के बहुत सारे स्वामी हैं और वो उसे बेल करते हैं उस वस्तु को। सो कह रहा था बेली में डिलीवर देम बैक टू, तो कह रहा है अब बेली काम हो जाने के बाद उस वस्तु पे तो डिलीवर बैक कर देगा किसको, और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ, या कह रहा है निर्देश पे, किसके, उन बहुत सारे जॉइंट ओनर में से वन जॉइंट ओनर, किसी भी एक जॉइंट ओनर के निर्देश पे, या उस जॉइंट ओनर को एक, अगर 100 है तो एक को भी वापस कर देगा ना, तो भी बेली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ और। कह रहा है अगर एक को करेगा तो ये नहीं है कि 99 जो भी अदर मालिक हैं उसके जॉइंट ओनर्स हैं उस गुड्स के, उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी। कह रहा है बेली की कोई नीड नहीं है, नहीं लेगा सहमति। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, और कह रहा है अगर ना उपस्थिति है, ऐसे कोई एग्रीमेंट, ऐसा कोई अनुबंध है, करार है, तो वो एक कोई देगा। अगर कह रहा है कोई स्पेशल एग्रीमेंट, कोई करार है कि भाई सबकी आपको परमिशन लेनी है, कंसेंट लेनी है, तो कह रहा है एग्रीमेंट को फॉलो करेगा बेली। सो दिस इज सेक्शन 165 फॉर यू, एंड नाउ वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो सेक्शन 166 टू सेक्शन 181।
in the upcoming video. So thank you. This is Indian Contract Act for you, the provisions of bailment. Thank you.